हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं हम आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री पर। और पिछले क्लास में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक सीखा था। आज के क्लास में हम सीखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो जैसे कि आपने लॉ ऑफ मास सेक्शन में ऑर्डर के बारे में पढ़ा था कि कोई रिएक्शन अगर मान लीजिए A+2B ये प्रोडक्ट देने के फॉर्मेट में अगर हो, तो यहाँ पर आपने लॉ ऑफ मास सेक्शन से सीखा था कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A गुना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। अब इसमें कुछ पावर भी रहता है। A के कॉफिशिएंट में 1 है तो पावर इसका 1 जाएगा, B के कॉफिशिएंट में 2 है तो पावर इसका 2 जाएगा। और यहाँ से रेट को आप dx/dt लिखते थे। और ये प्रोपोर्शनैलिटी जब इक्वलिटी में आता था तो यहाँ पर एक कांस्टेंट k आता था जिसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। A⁻1 रह जाएगा, B⁻ कितना हो जाएगा 2। और यहीं से आप पढ़ते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर में टोटल जितने पावर्स होते हैं, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। और आप बोलते थे कि ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर का है। सिमिलरली हम अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, तो समझिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर यानी ऑर्डर 1 कब होगा, जब हमारे पास मात्र एक रिएक्टेंट हो और उसके भी पीछे में 1 मोल लिखा हुआ रहे, तभी ऑर्डर 1 हो सकता है। मतलब कि अगर रेट में जो कंसंट्रेशन टर्म आएगा उसके टोटल पावर्स 1 अगर हो जाते हैं तो वहां पर रिएक्शन का ऑर्डर 1 कहलाएगा, माने कि तब वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होगा। इसको सिंपल अर्थ में हम एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं, अगर किसी रिएक्शन का रेट केवल एक रिएक्टेंट के मात्र 1 मोल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता हो, तभी जाकर के वो रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर का कहला सकता है। समझ लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए रिएक्टेंट हमारा 3 मोल का हो, 3 मोल का कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट मान लीजिए फॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर प्रैक्टिकली इस रिएक्शन में रिएक्शन का रेट जो है वो इस रिएक्टेंट के 3 मोल पर डिपेंड ना करके अगर कहा जाए कि रिएक्शन में R जो रिएक्टेंट है उसके 1 मोल के कंसंट्रेशन पर ही रेट डिपेंड कर रहा है, तो रेट इक्वेशन क्या कहलाएगा, रेट प्रोपोर्शनल टू R का कंसंट्रेशन टू दी पावर 3 ना दे करके क्या यहाँ क्या देंगे 1 देंगे, क्योंकि हमारा सवाल कह रहा है कि रेट डिपेंड कर रहा है R के मात्र 1 मोल पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर 3 रहने के बावजूद हम यहाँ कितना दिए हैं 1 दिए हैं, तो ऑर्डर क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा 1, यानी कि ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। और सिंपल वे में अगर हमारे पास मात्र एक ही यहाँ पर रिएक्टेंट हो जो कि प्रोडक्ट बना रहा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रेट का इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखेंगे, रेट प्रोपोर्शनल टू A⁻1। और यहाँ सिंपल अर्थ में ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ऐसे रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन कहलाएंगे। यानी कि हमारे पास या तो एक ही रिएक्टेंट हो और उसका 1 मोल मात्र हो जो कि जिस पर कि रेट डिपेंड करता हो, या हमारे पास अगर ढेर सारे रिएक्टेंट भी हो जाए लेकिन अगर इसमें रिएक्शन का रेट देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी जो है यहाँ पर रेट प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए A/B होना चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकली में अगर एक्सपेरिमेंट हुआ और सवाल में ये देखा गया कि रेट जो है B के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल A के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर रेट में A⁻, पीछे में कॉफिशिएंट 1 है तो 1 लिखेंगे, बट चूंकि रेट B पर डिपेंड नहीं कर रहा है इसलिए B⁻ कितना दे देंगे यहाँ पर 0 दे देंगे। तो यहाँ पर फाइनली रेट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा A⁻1। और ऐसी स्थिति में जाकर के ऐसे रिएक्शन जो दिखने में सेकेंड ऑर्डर के लग रहे हैं वो भी आपका हो जाएगा कैसा, तो फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगा। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर के दिखाई देते हैं और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो दिखने में लगते हैं हायर ऑर्डर के लेकिन हो जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर के। वैसे रिएक्शन को हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक डायरेक्ट रिएक्शन लेने वाले हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर का होगा और उस पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे रेट कांस्टेंट K के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आगे से बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप यहाँ पर वीडियो आप देखते हैं तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि हमारे वीडियोस आप तक आते रहे हमेशा रेगुलर। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। तो हेडलाइन हम देना है आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
सबसे पहले बात करते हैं ये होता क्या है। तो अ रिएक्शन हुज रेट और रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन concentration of 1 mole of only one reactant, then it is called the first order reaction। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसका रेट या रेट कांस्टेंट मात्र एक रिएक्टेंट के 1 मोल के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर या तो एक ही रिएक्टेंट हो और उसका एक ही मोल हो, या एक रिएक्टेंट हो उसके कई मोल हो पर रेट उसके 1 मोल के कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करे, या फिर हमारे पास कई सारे रिएक्टेंट हो लेकिन सभी पर नहीं, केवल एक रिएक्टेंट के 1 मोल के कंसंट्रेशन पर अगर रेट डिपेंड करता है, तब वैसे रिएक्शन को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा करेंगे। यानी कि अगर यहां पर हमारे पास ए कोई रिएक्टेंट है, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाता है, अगर रेट यहां पर इसमें बैलेंस किया हुआ है, अगर मान लीजिए यहां पर 1 मोल है, 1 मोल ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन के लिए रेट है यहां पर लिखेंगे हम a⁻1, तो ये भी हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या फिर अगर हम 2a ले लें, प्रोडक्ट यहां पर बने बट यहां पर कहा जाए कि रेट डिपेंड अपॉन ओनली 1 मोल ऑफ ए, अगर यहां पर सवाल में प्रैक्टिकल में देखा जाए यहां पर कि रेट डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन ओनली 1 मोल ऑफ ए, अगर रेट केवल डिपेंड कर रहा है ए के एक ही मोल पर, 2 मोल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो प्रैक्टिकली में यहां पर लिखा हुआ आपको मिलेगा कि रेट प्रोपोर्शनल टू a⁻1, ना कि a⁻2 हो जाएगा। समझे बात को। और ऐसे केस में भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का ही कहलाएगा, माने कि हायर ऑर्डर रिएक्शन भी प्रैक्टिकल यानी एक्सपेरिमेंट के दौरान फर्स्ट ऑर्डर प्रूव कर दिए जाते हैं। तो आइए एक सिंपल उदाहरण लेते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का, और उसके लिए रेट कांस्टेंट के की बात करेंगे, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ग्रुप में यहां पर आता है के, उस रेट कांस्टेंट की बात करेंगे, उसके कैलकुलेशन की बात करेंगे। यही एक्सप्रेशन जो होगा रेट कांस्टेंट के का, वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी उसी से रहता है जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो यहां तक अगर आप नोट नहीं किए हैं तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम लोग यहां पर एक कंसीडर करने वाले हैं एक जनरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, जिसमें कि एक रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा प्रोडक्ट में। समझिएगा यहां पर सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ लेते होंगे। सपोज कर लेते हैं ए मोल पर लीटर लिए हैं, ये ए जो है मोल पर लीटर के टर्म में रहता है, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन के रूप में रहता है। तो यहाँ पर जब हम रिएक्शन में समय नहीं देंगे, टाइम यहाँ पर दिए ही नहीं रिएक्शन में, तो रिएक्शन हमारा स्टार्ट हुआ ही नहीं है, तो प्रोडक्ट भी कुछ नहीं बनेगा। प्रोडक्ट कितना दे दिए, यहाँ पर 0 दे दिए। सपोज कर लीजिए कि कुछ सेकेंड रिएक्शन चलता है, मान लीजिए t सेकेंड रिएक्शन चला, t टाइम रिएक्शन चलते रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा। सपोज कर लीजिए प्रोडक्ट यहाँ पर x बना। अब ये प्रोडक्ट कहाँ से आया, तो ये प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट से ही घट के आया होगा। तो रिएक्टेंट हमने a लिया था जब प्रोडक्ट नहीं बना था, अब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बन चुका है, तो यहाँ a से घट गया x, तो यहाँ कितना बचा होगा, तो यहाँ बचा a माइनस एक्स। यानी t टाइम में अब हमारे पास रिएक्टेंट a माइनस एक्स बचा हुआ है और हमारे पास प्रोडक्ट कितना बन चुका है, x बन चुका है। यानी कि देखा जाए तो इधर x की कमी आई है, इधर x की कमी आई है और इधर x की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। आप जानते ही हैं कि जिस रेट से रिएक्टेंट घटता है उसी रेट से क्या बढ़ता है, उसी रेट से हमारा प्रोडक्ट बढ़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन अगर अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम लगाते हैं, तो यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि इस रिएक्शन का रेट प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, जिसके पावर में कितना जाएगा 1, क्योंकि यहाँ कॉफिशिएंट में कुछ नहीं तो कितना बैठा हुआ है 1 बैठा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर पावर चलाया 1 और यहाँ से स्पष्ट देख पा रहे हैं कि हम इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो चुका है 1, यानी कि हम परफेक्ट एग्जाम्पल लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर,
अब यहां पर देखा जाए कि रेट को हम लोग क्या लिखते हैं, रेट को हम लोग लिखते हैं dx बटा dt, यानी चेंज इन द कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यहां पर रेट कहलाता है, इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट k आएगा, और यहां पर t टाइम रिएक्शन चल चुका है, x का यहां चेंज आ रहा है, उस समय बताइए r का वैल्यू क्या है, यानी रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन कितना बचा हुआ है हमारे पास, a माइनस एक्स बचा हुआ है, तो यहां पर वैल्यू ले लेंगे हम लोग a माइनस एक्स, पावर यहां पर 1 था तो 1 है ही, ठीक है। अब देखिए यहां पर जरूरत यह है कि हमें अभी डिफरेंशियल रेट पता है, बट हम लोगों को पूरे इस रिएक्शन का रेट निकालना है, तो आपको पता है डिफरेंशियल रेट को हम अगर इंटीग्रेट जब तक नहीं करेंगे तब तक फाइनल रेट हम लोग को नहीं मिलेगा। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर x वाले टर्म को एक साइड करते हैं, मैंने इधर dx है, इधर a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स को इधर लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटे a माइनस एक्स हो जाएगा, और पहले से कौन बैठा हुआ है dx, और इस k के बगल में लेके चले आते हैं dt को, तो यहाँ पर k इंटू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर डिफरेंशियल फॉर्म को हटाने के लिए दोनों ही साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि डिफरेंशियल फॉर्म गायब हो जाए। तो यहां पर लिखते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग या ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इस साइड x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इस साइड t के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां पर दोनों साइड इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा 1 बटे a माइनस एक्स dx, और इधर हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, कांस्टेंट हमेशा उसके बाहर चला जाता है, तो यहाँ के आ गया बाहर में, अंदर में नहीं कुछ, तो 1 बचा हुआ है, और 1 के बगल में क्या बचा हुआ है, यहाँ पर dt बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहां से आपको बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जानने की जरूरत है। अगर आप पढ़ लिए हैं तो ये समझ में आ जाएगा कैसे हम कर रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आप वीडियो देख लीजिए। अगर आपको कहीं का वीडियो समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताएं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बेसिक डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का एक वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए प्यारे बच्चों, 1 बटे जब वेरिएबल टू दी पावर 1 रहे, यानी कि ये देखो यहाँ पर a माइनस एक्स है, ये लीनियर फॉर्म है, एक लीनियर फॉर्म है एक पॉलिनोमियल का, अगर लीनियर देखा जाए यहाँ पर पावर कितना है 1 है, ठीक है ना, पावर यहाँ पर 1 है, तो ध्यान दो यहाँ पर, तो जब भी 1 बाय समथिंग वेरिएबल रहता है और उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो उसका इंटीग्रेशन फिजिक्स में होता है लॉग के रूप में, यानी कि अगर 1 बटे एक्स रहे, हम यहाँ पर जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर 1 बटे एक्स रहे dx, अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो फिजिक्स में लिखा जाता है log x, या मैथ में भी log x ही लिखता है, बट केमिस्ट्री में हम लोग ln x के रूप में लेते हैं, ln को बाद में log में कन्वर्ट करते हैं, ln नेचुरल log कहलाता है, log जो है वो कॉमन log कहलाता है, और नेचुरल log को कॉमन log में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये कॉमन log में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रहे यहाँ पर 1 बाय एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, ln x लिखेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों 1 मने हो गया t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको 1 को हम लोग t टू दी पावर 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला और है इंटीग्रेशन का, वो भी दिखा देंगे अभी, पहले इस चीज को आसानी से आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला एक तो और है कि x का पावर अगर n रहे, उसका इंटीग्रेशन करना हो x के रिस्पेक्ट में, तो ये फॉर्मूला बन जाता है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यानी कि अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, यानी 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर x टू दी पावर 0, फिर dx लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करिए, n के प्लेस पर यहाँ कितना आ चुका है 0 आ चुका है, तो x टू दी पावर 0 प्लस 1 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये x टू दी पावर 1 बटे 1, यानी कि ये हो जाएगा x। सिमिलरली अगर 1 का इंटीग्रेशन अगर हम करें t के रिस्पेक्ट में, तो जैसे कि 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में किया तो ये x आया, तो 1 का इंटीग्रेशन अगर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना आएगा t। और याद रखिएगा इंटीग्रेशन में आप जिस भी चीज का इंटीग्रेशन करें, जो वैल्यू आएगा उसके बाद एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जोड़ दिया जाता है। इसका भी कारण है क्या, इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन का अपोजिट फॉर्म होता है। आप जानते हो कि अगर हम x का डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू कितना आएगा 1।
इसका अर्थ हुआ कि अगर हम 1 का इंटीग्रेशन कर दें x के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू कितना आ जाएगा, लौट करके फिर से x आ जाएगा। यानी कि जिस चीज का डिफरेंशिएशन करके आप वैल्यू लाए हैं उस वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन कर दीजिएगा उसी के रिस्पेक्ट में, तो फिर से वैल्यू क्या आ जाएगा, जिसका आप डिफरेंशिएशन किए थे x का, वही वैल्यू फिर से लौट के आ जाएगा। जस्ट यहां पर देखिए जरा सा, अब अगर हम x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन कर दें x के रिस्पेक्ट में तो प्यारे बच्चों x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसका वैल्यू कितना आएगा 1। यानी अगर हम x प्लस कोई भी कांस्टेंट c ले लेते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन कर दें तो x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 और c का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। यानी x का भी डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है, x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है, x प्लस 1 करोड़ रहेगा तो उसका भी डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, x प्लस c रहेगा कोई कांस्टेंट उसका भी डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1। इसलिए समझो यहां पर अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये अगर x आ रहा है तो ये इसके बगल में कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाद 0 हो जाता है तो उस कांस्टेंट को आपको इंटीग्रेशन के बाद शो करना पड़ता है, जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां पर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आता है उसके बाद एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है सी के फॉर्म में। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं रफ पेज में। हम लोग अब फिर से शुरुआत करेंगे पहले वाले पेज से जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, यानी कि हमने जो इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स डी एक्स लिया था, के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी हमने लिया था। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप लोग को जो नोट्स दिया गया है वो आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। तो फिर हम अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आप लोग लिखे थे तो यहाँ पर क्या है, तो 1 बटे जैसे कि x था तो ln x उसका इंटीग्रेशन करके आ रहा था। यहाँ 1 बटे a माइनस एक्स है तो प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा ln इंटू a माइनस एक्स। और इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते वक्त आपको वेरिएबल का साइन देखना बहुत जरूरी है। यहाँ वेरिएबल का साइन माइनस है तो वैल्यू में भी माइनस लगा देंगे, वेरिएबल का साइन प्लस रहे तो वैल्यू में भी प्लस लगा देना है। तो वेरिएबल के साइन को देख करके इसके वैल्यू में भी साइन लगा दिए क्या, माइनस। इक्वल यहाँ पर हो जाएगा k तो k रह गया, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में अभी क्या पढ़े थे हम लोग c। अब देखो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। दोनों कांस्टेंट को मिला करके एक जगह रख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर c एक कांस्टेंट मान लेते हैं तो यहाँ पर c हो गया हमारा कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि c हमारा तो माना गया कांस्टेंट है, इसका तो रियल वैल्यू c है नहीं, तो c को तो उड़ाना पड़ेगा। तो अभी आप देखिए तुरंत ही आपको हम दिखाए थे कि जब हमारा रिएक्टेंट r प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, जब हमारे पास टाइम हमने रिएक्शन में 0 दिया था, तो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट बहुत ही बड़ा पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट है। जब समय नहीं देते हैं तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना था, 0 था और हमारे पास r पूरा का पूरा 100% था। यानी जब रिएक्शन में समय नहीं दिया जाता है तो x का मान भी क्या होता है, 0 होता है। ये ब्रह्म सत्य है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। जब t 0 होगा तो x भी कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर इसी चीज को यहाँ मेंटेन करना है। देखिए पुट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल्स टू 0। समय जब 0 रहता है तो x का भी मान 0 होता है। इनको इस वैल्यू को पुट करके, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस वैल्यू को पुट करके यहाँ पर से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, माइनस ln a माइनस एक्स के प्लेस पर कितना लिखोगे, 0 लिखोगे, बराबर k गुना t के प्लेस पर क्या लिखोगे, तो 0 लिखोगे, प्लस कितना हो गया c। इधर क्या बच जाएगा, c बच जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, तो माइनस ln a बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो c का मान देखो कितना आ गया, माइनस ln a आ गया। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो या nth ऑर्डर हो, सबका यही काम करना है, सबके लिए ऐसा ही तुमको काम करना है। बस यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन करने के फॉर्मूला सब में अलग अलग टाइप का लगेगा। तो यहाँ पर ln वाला फॉर्मूला लगा है तो हो सकता है किसी और में कुछ और वाला फॉर्मूला लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर c का मान तो निकाल लिए, अब इस c के मान को फिर से पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम लोग चले यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू टी।
सी के प्लेस पर क्या लिख देंगे, -ln a। अब देखो ln वाले टर्म को एक साइड ला देते हैं ताकि वैल्यू आसानी से निकाला जा सके। तो यहां पर ln वाले टर्म को एक साइड लाएंगे तो ये -ln a इधर आएगा तो हो जाएगा +ln a। तो इसको लिख दिया हम ln a। अब पहले से यहां बैठा हुआ है -ln a - x, क्या हो जाएगा इधर k × t। यहां तक आप लोग भी नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां के बाद हम लोग फॉर्मूला से चलेंगे। लॉग का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर लॉग के ब्रैकेट में कुछ रहे माइनस लॉग के ब्रैकेट में कुछ और रहे तो ये माइनस डिवीजन का फॉर्मूला लेता है। अब लिखेंगे a को ln दे देंगे, ब्रैकेट में a/a - x लिख देंगे। क्या पता है ना, log m - log n का फॉर्मूला होता है log m/n। तो ऐसा ही हम लोग करने वाले हैं, आप लोग इस चीज को यहां तक नोट कर लीजिएगा। तो वहां से ये हो जाएगा ln a/a - x इज इक्वल टू, इस साइड क्या बचा हुआ है, k × t बचा हुआ है। अब देखा जाए ln को तो हम बताए थे कि हम लोग ln के रूप में वैल्यू नहीं निकालते हैं। हम लोग जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो log का वैल्यू हमें मिलता है, तो ln को तो log में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर फाइनली बन जाएगा 2.303 इंटू log ऑफ a/a - x। यानी कि ln से log में बदलना का अर्थ हो गया कि log के बेस में होता है 10 और ln के बेस में होता है e। बेस एक्सचेंज करने से फॉर्मूला में जो अंतर आता है वो 2.303 टाइम्स का अंतर आता है। तो यहां पर यही अंतर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर ये हो गया और इज इक्वल टू क्या बचा, यहां पर k × t बचा। अब फाइनली हमें k का मान निकालना था, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई ये t आ जाएगा डिवाइड में, इंटू हो जाएगा log ऑफ a/a - x। तो प्यारे बच्चों यही k का वैल्यू आपको यानी कि रेट कांस्टेंट का एक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक निकालने के लिए आप लोग को सवाल में कहता है। और ये एक्सप्रेशन बोर्ड्स एग्जाम में 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, प्लस ये फॉर्मूला से आप लोग को बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनने वाला है। तो ध्यान रहे यहाँ पर आप लोग को कई मैथमेटिकल टर्म्स सीखने होंगे। एक तो डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन, तीसरा लॉग भी आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर ये 3 चीज आपको सीखनी है, इसकी बारीकी से आपको स्टडी करनी है। अगर आप लोग को स्टडी करने में कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट में बताएं, हम इसके लिए भी प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लिए आप लोग, यही है फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। अब सवाल है कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके लिए रेट कांस्टेंट के का यूनिट तो तुम देख रहे हो कि यहां पर के मान में ये भी कांस्टेंट है, लॉग का भी जो भी वैल्यू आएगा कांस्टेंट रहेगा। तो बचा के वेरिएबल में टी बचा ना, टी तो समय होता है। तो यानी कि के का अगर हम देखें यूनिट देखें, तो यूनिट देखें यहां पर के का यूनिट ऑफ के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हम देख रहे हैं कि के जो है डिपेंड कर रहा है केवल टाइम पर, क्योंकि बाद बाकी सभी कांस्टेंट है और वो भी के टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आप इससे समझ सकते हो, जरा देखो यहां पर कि अगर हम आपको बोले कि आपको ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है 2 मिनट में, तो मान लो कि तुम दौड़ के यहां से यहां पहुंच गया 2 मिनट में। अब आपको बोले कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको 10 मिनट में पहुंचना है, तो आप लोग एकदम स्लोली चलोगे ताकि यहां 10 मिनट लग जाए पहुंचने में। आपको बोले कि यहां से यहां तक आपको 1 दिन में जाना है, और स्लो चलोगे ताकि आप 1 दिन में पहुंचो वहां पर। यानी कि टाइम जितना बढ़ा रहे हैं आपका रेट घट रहा है, आपका स्पीड घट रहा है। यानी आपका स्पीड जो है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वही चीज यहां पर है कि रेट कांस्टेंट जितना होगा उतना ही रेट बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि टाइम बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट का मान क्या होता है, घटते जाता है। तो प्यारे बच्चों ये इस हिसाब से अगर देखें तो टाइम के का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ के जो यहां पर आएगा वो टाइम इनवर्स के रूप में आएगा। यानी कि अब ये टाइम सेकेंड में हो तो सेकेंड इनवर्स के रूप में रेट कांस्टेंट का यूनिट मिलेगा। टाइम अगर मिनट में हो तो मिनट इनवर्स में मिलेगा, टाइम अगर ईयर में हो तो ईयर इनवर्स मिलेगा, वगैरह वगैरह। यानी कि टाइम जो भी हिसाब से होगा उसके इनवर्स के रूप में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट बनेगा। लेकिन आपको सवाल में कहे कि फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, nth ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो आइए अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। याद रहे
इस रेट कांस्टेंट के लिए हम लोग ग्राफ भी जानेंगे और ग्राफ के वैल्यू से भी रेट का मान निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ का जो टॉपिक आएगा वो अगले वीडियो में आएगा, आप उस वीडियो का भी वेट करिएगा, वहां पर ग्राफिकल अप्रोच आप लोग को पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है जनरल ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मतलब कि nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे फ्रैक्शनल ऑर्डर हो, चाहे जीरो ऑर्डर हो, चाहे कोई भी ऑर्डर हो। ठीक है, चलिए आते हैं रेट कांस्टेंट के यूनिट वाले टॉपिक पर। तो प्यारे बच्चों यहां से एक टॉपिक ले लिए है यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कि एक nth ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं जिसमें कि ए रिएक्टेंट है और हमारा मान लीजिए पी प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और सपोज कर लीजिए इस रिएक्शन में रिएक्टेंट का n मोल इन्वॉल्व है रिएक्शन के रेट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर n। और आप यहां से बोलोगे सर यहाँ पर रेट हो जाएगा dx/dt और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा k इंटू ए टू दी पावर क्या लिखेंगे n। ये a क्या है, तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ a। अब चलिए हमको k का यूनिट निकालना है तो हम k को फ्री कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों k बराबर हो जाएगा, यहाँ पर k बराबर हो जाएगा क्या dx/dt और ये a टू दी पावर n चलाएगा नीचे में, ये हो जाएगा 1 कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहां पर कंसंट्रेशन की बात करें प्यारे बच्चों, तो कंसंट्रेशन हो यहां पर ये dx क्या है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, ये x भी तो कंसंट्रेशन है, तो ये इसका हो कैपिटल ब्रैकेट ऑफ a हो या dx हो, सबका यूनिट यहां पर है मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन हम लोग यहाँ मोलर कंसंट्रेशन के रूप में ले रहे हैं तो इसका यूनिट यहाँ पर मोल पर लीटर होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर फिर से, तो हम लोग देख रहे हैं के बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट के बारे में चलते हैं। तो यूनिट ऑफ के अगर देखें तो के का यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर dx है तो मोल पर लीटर लिखते हैं, मोल पर लीटर बाय dt तो टाइम है ना, टाइम मान लो यहाँ पर t ही लेते हैं, ठीक है ना। अब ये टी सेकेंड में होगा, मिनट में होगा, डे में होगा, मंथ में होगा, ईयर में, कुछ भी हो सकता है। और इनटू 1 ये भी तो एक कंसंट्रेशन ही है तो ये भी हो जाएगा मोल पर लीटर, लेकिन इसका पावर में कितना है, तो पावर है यहाँ पर n, जहाँ n क्या है प्यारे बच्चों, तो ऑर्डर है यहाँ पर n, ऑर्डर बराबर क्या है यहाँ पर n है इसका, ठीक है ना। अब ये ऑर्डर n में 0 1 2 3 4 3/2 1/2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ये देखो सेम ब्रैकेट ऊपर में है, सेम ब्रैकेट नीचे में है, यहाँ ब्रैकेट पर कुछ नहीं, पावर तो कितना है 1 है। अब ब्रैकेट यहाँ पर डिवीजन के फॉर्म में है, बेस सेम है तो पावर डिक्रीज, पावर क्या होता है माइनस हो जाता है, ऊपर माइनस नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर यहाँ पर हो जाएगा 1 और नीचे में है n तो 1 - n हो गया। और टाइम है रेसिप्रोकल में तो टाइम का क्या हो जाएगा पावर -1 हो जाएगा। और इस चीज को बच्चों फ्री कर ले तो यहाँ मोल का पावर 1 है अंदर में, तो 1 गुना 1 - n करेंगे तो यहाँ नेट हो जाएगा मोल का पावर 1 - n। लीटर पर पावर -1 है तो -1 को 1 - n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा n - 1 और टाइम इनवर्स। तो प्यारे बच्चों यही के का जनरल यूनिट है। इस फॉर्मूला को जरूर आप याद रख ले, क्योंकि इस आधार पर जो है आप लोग बिना रिएक्शन को चेक किए हुए डायरेक्ट उसके ऑर्डर से आप रेट कांस्टेंट का यूनिट लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव को बड़ी आसानी से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये के जनरल यूनिट का फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, जहां पर एन क्या है, तो एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझे बात को। चलिए आइए इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक सवाल है कि रेट प्रोपोर्शनल टू a इंटू बी टू दी पावर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक रेट इक्वेशन आपको दिया हुआ है, पूछा कि ऑर्डर क्या होगा और यूनिट ऑफ के क्या होगा। सबसे पहले हम ऑर्डर की बात कर ले तो ऑर्डर क्या होता है, पावर का सम, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। माने कि ये रिएक्शन कहलाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, कहलाएगा ये कहलाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब यूनिट ऑफ के की बात करें तो यूनिट ऑफ के में हम लोग जानते हैं क्या होता है, मोल का पावर 1 - n, लीटर का पावर n - 1 पर यूनिट टाइम, टाइम मान लो सेकेंड में होगा तो पर सेकेंड लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर तो मोल का पावर 1 - n मतलब ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है 3 है ना, 3 लिख दिए। लीटर का पावर 3 - 1 हो जाएगा, पर यूनिट टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल का पावर -2, लीटर का पावर 2 पर यूनिट टाइम। यही हो जाएगा हमारा
इस रिएक्शन के लिए के का यूनिट। समझे बात को। अब चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो एक सवाल है यहाँ पर, अ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट पी, यानी कि एक रिएक्शन लिया गया है जो कि पी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में पहले ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, और क्यू एक और रिएक्टेंट उसी रिएक्शन में है जिसके हिसाब से अगर देखें तो हमारा रिएक्शन थर्ड ऑर्डर का है। तो बोला कि इस रिएक्शन का क्या कहते हैं ऑर्डर लिखो और यूनिट लिखो रेट कांस्टेंट का। इसमें एक सवाल हम और ऐड कर देते हैं कि इस रिएक्शन के लिए आप रेट इक्वेशन लिखो। तो प्यारे बच्चों, जब भी ऐसे रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन आप लोग लिखोगे तो ध्यान दोगे यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्टेंट है, पी है तो पी का कंसंट्रेशन भी रेट डिपेंड करेगा, क्यू है तो क्यू का कंसंट्रेशन भी रेट डिपेंड करेगा। अब देखो पी के हिसाब से कितने ऑर्डर का है, तो पी के हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है, तो पावर यहाँ पर 1 लिख दी है। देखो पी के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, यानी कि अगर क्यू ना रहे तो ऑर्डर कितना होगा, पी अकेले पी का यहाँ पर 1 हो जाएगा, और पी ना रहे तो क्यू के हिसाब से ऑर्डर कितना होगा, थर्ड ऑर्डर का होगा, तो क्यू का पावर कितना दे रही है, 3 दे रही है। ओवरऑल इस रिएक्शन का अगर ऑर्डर देखो तो ये हो गया 1 + 3 माने कि ये हो गया 4, यानी कि ये रिएक्शन हो गया फोर्थ ऑर्डर का। अब अगर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट लिखें, यूनिट ऑफ के, यानी कि यहाँ जो के मिलेगा रेट कांस्टेंट उसका यूनिट लिखें तो यहाँ पर ये बन जाएगा मोल टू द पावर 1 - n, तो 1 - 4, लीटर का पावर 4 - 1, अब पर यूनिट सेकेंड लिख देते हैं, मान लो सेकेंड में टाइम है तो सेकेंड में लिख दिए, या जो भी टाइम रहे उस हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा मोल टू द पावर 1 - 4 हो गया -3 लीटर टू द पावर 3 पर सेकेंड। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में यहीं तक हम लोग करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग और बारीकी से सीखेंगे रेट कांस्टेंट की यूनिट और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को वॉच करते रहें और इसका नोट्स भी बना लें, और इसमें जो डाउट होता है उसको लाइव क्लास में आकर के डाउट क्लियर कर ले आप लोग। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल।